स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को आपको एक बार फिर से हम रिकैप कर दें कि क्या मतलब होता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो मतलब समझाते हैं आपको। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रहे, डिस्टरबेंस किसी भी तरह की नहीं हो, वही ना इक्विलिब्रियम होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरह का मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल या सर्कुलर सरफेस है। मान लीजिए ट्रैक है एक स्फेरिकल, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है। अब एक काम करो आप कि यहां पे आप एक गेंद को रखिए, इसकी एकदम बिल्कुल ये वाली पोजीशन पे गेंद को रखो। एक बॉल को आपने यहां पे रखा। जब इस सिस्टम में इस बॉल को यहीं पे रख दोगे, एकदम बिल्कुल ही थोड़ा बहुत हिले डुलेगा और एक टाइम बाद ये आके यहीं पे रुक जाएगा। तो अब ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में। अभी क्या है इक्विलिब्रियम में, कौन सा इक्विलिब्रियम है नहीं पता, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। ये क्या ये झूल रहा है, अपने पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है, नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम में है। चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को करते हैं डिस्टर्ब। डिस्टर्ब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ठेल देते हैं, इधर। तो क्या होगा, ये बॉल यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, बोलो, और एक टाइम बाद ये बॉल ऐसे ऐसे आते 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 फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। यस और नो? अगर इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किए और वापस ये फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो इस सिस्टम को कहा जाता है इक्विलिब्रियम में कौन सा, स्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ये बात समझ पाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ पाए, क्लियर? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस बॉल को एकदम बिल्कुल यहां पे टॉप पे रखिए, बिल्कुल ही टॉप पे रखिए, जहां से ये गिरे नहीं। बोलो, रख दिए। अब ये यहां से नीचे गिर नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल ही क्या है, रुका हुआ है यहां पे। तो अब हिलडुल नहीं रहा है, सिस्टम को हिला डोला नहीं रहे हैं, रोक दिए, यहां पे रुक गया यहां पे। तो ये सिस्टम अगर यहीं पे है रुका हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। अब एक काम कर, तो इसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही आप हल्का सा भी इधर या उधर डिस्टर्ब करिएगा, क्या ये वापस इस पोजीशन पे आ पाएगा? बोलो तो जरा, क्या वापस इस पोजीशन पे ये आ पाएगा? नहीं। मतलब ये हो गया, पहले इक्विलिब्रियम में था, डिस्टर्ब किए और डिस्टर्ब करने के बाद ये अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाया, इसीलिए इसको कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आया? मतलब डिफिनेशन क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप ये बताइए, जब ये लोअर पोजीशन पे था, अगर हम रेफरेंस पॉइंट यहां पे माने, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से इस गेंद का हाइट कितना है? 0। इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मिनिमम, क्योंकि इससे कम तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं हो रही है, मिनिमम। जब ये मान लो इस रेडियस पे 2r हाइट पे चला गया, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, h के बदले कितना रखोगे? 2r रखोगे। क्या इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? यस और नो? तो ये एक मस्ट कंडीशन होता है कि फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप बार बार ये रख के चेक नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार ये रख के चेक नहीं करेंगे कि बड़ी स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है। बस ये पॉइंट्स अगर पकड़ लेंगे ना, तो सिस्टम अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिलहाल स्टेबल में कब होगा, अनस्टेबल में कब होगा, पता चल गया। इससे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए।
और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना, जीरो नहीं होना चाहिए ना ना ना, जीरो नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, मिनिमम। यहां पे मिनिमम जीरो है, कोई बात नहीं। बोलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो एक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, नहीं, व्हेन अ डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P और Q12 इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखते हैं तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U कहते हैं, इस डायपोल सिस्टम का कितना होता था, याद है आपको, -PE cos थीटा, याद आ रहा है आपको? ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ध्यान दो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मान लीजिए ये है हमारा डायपोल मोमेंट P, इसके बीच एंगल अगर थीटा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, और यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा डायपोल, समझ पाए? डायपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट, इसके बीच का एंगल अगर थीटा डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल सिस्टम का कितना होता है, -PE cos थीटा। क्लियर हो गया? अब हम लोग पहले केस की बात करते हैं, केस 1। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री का ये मतलब हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो डायपोल रखा है, नहीं, हमने जो डायपोल रखा है नेगेटिव से, यानी कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट मतलब नेगेटिव चार्ज से -Q से +Q की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यही हुआ ना? ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -PE cos 0 डिग्री, क्योंकि P और E के बीच थीटा कितना है, 0 रखा हमने, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, -PE, बोलो -P, समझ पाए? एक आया था 0 आया था, तो बताइए 0 कम है कि नेगेटिव कम है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव कम हुआ ना, तो नेगेटिव कम है तो मतलब क्या हुआ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है मतलब मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होता है तो सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम को कहा जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम में बाबू, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट को रख देंगे तो वो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब मिनिमम आती है। चेक करना है ये है कि नहीं है, आराम से चेक करो। आप ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे अभी इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा कितना, QE, गुड। नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा एकदम जस्ट अपोजिट -QE। बताइए F नेट का वैल्यू कितना होगा? आप चेक कर रहे हैं ना कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये आपको करना है चेक, आपको ये करना है चेक। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस तरफ फोर्स लगा है QE पॉजिटिव प्लस चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा है -QE। आप ये बताइए क्या नेट फोर्स 0 लगा? यस, नेट फोर्स 0 हुआ। अब नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है, आप ही बताओ क्या बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होगा? नहीं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, बताओ तो। है, बिल्कुल है। टर्क की बात कर ले। अब बताइए फोर्स तो 0 हो गया, टर्क बराबर होता है PE sin थीटा, यस और नो? PE sin थीटा ये आपने डिराइव कर रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर डायपोल को रखिएगा तो टर्क कितना लगेगा, PE sin थीटा। बताइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0, तो बताइए sin थीटा मतलब PE sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, sin 0 डिग्री 0, तो टर्क नेट कितना हो गया, 0।
अगर टर्क भी जीरो हुआ, तुम ही बताओ, ऐसे भी देखो ना, ये इधर खींच रहा है, ये इस पे टर्क कैसे लगेगा भाई? ये फोर्स इधर, इधर फोर्स, अपोजिट इक्वल अपोजिट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन सेम, टर्क नहीं बनेगा। टर्क तब ना बनेगा जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, अपोजिट फोर्स लगती है इक्वल मैग्नीट्यूड का, तब। चलो, तो टर्क नेट जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बड़ी इक्विलिब्रियम में थी, बड़ी इक्विलिब्रियम में थी, अब डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद भी अगर उसी पोजीशन में ये आ जाती है तो बताइए, तब ये स्टेबल, अभी इक्विलिब्रियम में प्रूफ हो गया ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बात प्रूफ हो गई ना, गोई। अब स्टेबल में है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आइए इसे डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, डिस्टर्ब करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे था ये, अभी हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। आप इसे हिलाइए, इसे मान लीजिए आप टिल्ट कर दिए, इस एंगल पे लाइए, डिस्टर्ब किए। अब डिस्टर्ब किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टर्क बनाएगा, इस डायरेक्शन में टर्क बनाएगा और इसे मारेगा ठोकर, मतलब इस पे लगाएगा फोर्स, और फोर्स की वजह से क्या बनेगा? टर्क, और टर्क की वजह से ये वापस इसी डायरेक्शन में रोटेट करता था, नहीं करता था? बोलो। और रोटेट करके फिर ये वापस आ गया, इसमें HSM भी बनता है, फिर उस पर बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल हम लोग। तो लेकिन ये वापस उसी पोजीशन पे आए कि नहीं आएगा? बोलो। आप जिस पोजीशन से डिस्टर्ब किए थे उसी पोजीशन पे टर्क लगने की वजह से वापस आया, तो क्या बड़ी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? समझ पाए आर्या? बोलो बाबू, समझ पाए? अब सेकंड केस देख लेते हैं, केस 2। केस 2, व्हेन थीटा बिटवीन देम इज 180 डिग्री। 90 वाली तो बात कर चुके हैं, 90 पे जीरो होता है, थीटा 180 डिग्री। देखो, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो आप ये बताइए सिचुएशन कैसा होगा? ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा 180 डिग्री का ये मतलब हुआ है कि अब की बार आपने जो डायपोल रखा है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। मतलब ये डायपोल में इधर -q और इधर +q, तब ना ये रहेगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, p का डायरेक्शन, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड और p के बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। आइए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा -PE cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +PE। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है। एक केस में आया था 0 जब थीटा 90 डिग्री होगा, एक आया था आपका नेगेटिव मिनिमम हुआ। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो सिस्टम कौन से इक्विलिब्रियम में होगा बाबू? सिस्टम होगा आपका कौन सा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे चेक करना है? आइए चेक कर देते हैं। देखो, आप हमें ये बताइए इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है, कोई बताओगे? बताओ, एक बात बताओ, इस पे इधर फोर्स कितना लगेगा? इधर फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा ना, कितना? -QE, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा +QE। बताइए, इक्वल अपोजिट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 0। टर्क की बात करें तो नेट टर्क बराबर PE sin 180, और sin 180 का वैल्यू 0, तो नेट टर्क भी 0। ना ट्रांसलेशनल फोर्स ना रोटेशनल फोर्स, सिस्टम जैसा है उसी स्टेट में रहेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गई। अनस्टेबल चेक करना है। अनस्टेबल मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वापस ये अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसी को कहते हैं अनस्टेबल। आइए चेक करते हैं। देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरफ फोर्स लगाएगी। अगर आप इसको डिस्टर्ब करिएगा, दिख रहा है ये नेगेटिव को, ये मान लीजिए आपने इस तरफ से इसको रोटेट किया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड टर्क बनाना शुरू करेगी, तो और इस टर्क को, पॉजिटिव चार्ज को इधर रोटेट करेगी ना, क्या वापस पुराने वाले स्टेट में से आने दिया? नहीं,
इसका मतलब हो गया ये अनस्टेबल। या बोलोगे सर हम इधर नहीं इधर रोटेट करेंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसे रोटेट करिए। ऐसे रोटेट करिएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको वापस खींचेगा। देखो ये यहां से आया है, जब ये वापस यहां चला जाता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ही इसको ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इस तरफ खींचती है, इसको इस तरफ खींचेगी। क्या ये वापस इस वाले चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपने और इस इनिशियल पोजीशन पे जाने दिया? नहीं, बस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? ये बात समझ पाए? हाँ। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, क्या? वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। ठीक है, डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क जाता है? वर्क होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिंपल सी बात है, आप ये बताइए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो? अब वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेगा या एक्सटर्नल फोर्स बोलेगा, वो आपकी इच्छा, जो भी बोला जाए। कुछ नहीं बोला जाए तो एक्सटर्नल समझ लीजिएगा, कुछ नहीं बोला जाएगा तो एक्सटर्नल समझ लीजिएगा। तो आप ये बताइए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करता था, याद है आपको? P इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। डेरिवेशन आपको पता है, करता था कि नहीं करता था? बोलो। नेगेटिव साइन हटा देते हैं, ई सॉरी ब्रैकेट हटा दी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव अंदर भेजेंगे तो कॉस थीटा वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कितना वर्क करेगा? इतना। आई बात समझ में? इसे याद मत रखिएगा, याद आपको जो है वही रखिएगा, डेल यू बराबर पी कॉस, यानी कि यू बराबर आपको याद रखना है यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा। इसे याद रखिएगा, ये मत याद रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर ये सवाल आएगा तो वहां तक डेरिवेशन करना है, इसके बाद ये रिजल्ट लाके छोड़ देना है। समझ पाए बात को? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। यहां तक हो गया। सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है? एक डायपोल है जिसपे चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम एक +1 म्यू सी और -1 म्यू सी। तो पहले हम लोग डायपोल, क्योंकि डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसके बीच का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q2L, मतलब Q इंटू डायपोल लेंथ। Q का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर को मीटर बना लिए। बोलो कोई दिक्कत? तो डायपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻⁸ आई बात समझ में? कूलम्ब इंटू मीटर, ये आ गया डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट 1 की बात करें। मैक्सिमम टर्क, आपको मैक्सिमम टर्क एग्जर्टेड, तो टर्क मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम टर्क कब होता? हाँ बोलिए। देखो मैक्सिमम टर्क का क्या मतलब होता है? टर्क का फॉर्मूला क्या है? टर्क बराबर है पीई साइन थीटा होता है। तो हमें टर्क मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम टर्क के लिए साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए ना? साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। हाँ बोलो। -3 हाँ -3 हाँ, और सेकेंड वाले का? हाँ सही है, हाँ सही है, सही है। देखो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? आपको पता है कि साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो 90 का वैल्यू होता है 1। और देखो ना, टर्क को जब आप ऐसे रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, सबसे ज्यादा लगाएगा, मैक्सिमम होता ही है। तो टर्क मैक्सिमम हो गया। P का वैल्यू कितना है? अभी निकाला आपने 2 इंटू 10⁻⁸। E का वैल्यू कितना दे रखा है? E का वैल्यू है 10⁵, 10⁵,
और साइन थीटा का वैल्यू 1, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻³ और टर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, टर्क का देखो, हाँ ऐसा यूनिट टर्क का क्या होता है, बोलो बोलो होबा, देखो हाँ न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है न्यूटन मीटर होगा एनएम, ये टर्क आ गया, क्लियर। चलो ठीक है, अब बचा है हमसे पूछा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, तो दूसरा हमसे ये पूछा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 से 180 डिग्री तक, थीटा इक्वल टू 0 से 180 डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं। आप बताइए, तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन इक्वल टू क्या, अभी अभी आपने क्या सीखा है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो बताइए P का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8, E का वैल्यू 10⁵ कॉस थीटा 1 कहां से, इनिशियल 0 डिग्री, 0 डिग्री से कॉस 180 डिग्री तक, तो बताइए तो ये हो गया आपका कितना, 2 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया +1, तो कुल मिला के हो गया 2 to 4 इंटू 10⁻³ जूल। देख लो अच्छे से, समझ में आया, देखो 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 डायपोल मोमेंट कितना है हमारे पास, P इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अब हमसे ये कहा गया है कि कहां से कहां तक, थीटा 1 कितना है, कहां से 0 डिग्री से, स्टेबल से थीटा 2 कहां तक ले गया, 180 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल से कहां, अनस्टेबल तक ना बाबू, तो अनस्टेबल 180 पे ना होता है, बस आपको पूछा क्या गया है, बस यही चीज पूछने का तरीका बदल गया, बस हो गया। अब आपको पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू पीई कॉस थीटा 2, मत करिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, समझ पाए। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं, अच्छा ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 10⁴ और इंटू कॉस थीटा 1 का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो आ गया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁻4। आई बात समझ में, ये आ गया आपका आंसर, देख लो एक बार अच्छे से, इसका आंसर -4 जूल। देखो कैसे बनेगा ये, आपको पता है क्या क्या दे रखा है आपको, टर्क कितना दे रखा है, फॉर्मूला पता है P sin थीटा होता है, ठीक है, तो कितना दे रखा है P sin थीटा, चलो कोई बात रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos थीटा, -PE थीटा रहने देते हैं cos थीटा, इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा और आपका ये 10 आ जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो PE साइन थीटा बाय -PE cos थीटा इज इक्वल टू टॉ बाय यू, बोलो कोई दिक्कत नहीं, P से P उड़ गया, साइन बाय tan कॉट हो गया, ये माइनस चला गया, मतलब ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू माइनस टॉ बाय यू, कोई दिक्कत नहीं। हमको u चाहिए तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस टॉ बाय tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और टॉ का वैल्यू कितना है, देखो तो टर्क कितना है 4√3 न्यूटन, -4√3 और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 उड़ गया, -4 जूल आ गया आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन इसका, कोई डाउट तो पूछिए। इसका आंसर सी है, समझिए क्या हुआ है, देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाइए यहाँ पे,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी वाला सारा रिलेशन आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए, ये रहा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है? बोलो तो नहीं। इसके पास बस पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी? वो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास? माइनस पीई। बोलो बोलो, माइनस पीई, माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। बोलो कोई दिक्कत? तो आई बात समझ में? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। इसे कैसे करना था? इसे हम लोगों को टिल्ट करना था कितना पे? 60 डिग्री पे। समझ पा रहे बात को? टिल्ट किस पे करना है? 60 डिग्री पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। कितना? डायपोल इज रिलीज्ड एंड फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी डायपोल इफ एट इंक्लिनेशन विथ ई। 60 डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है, रोटेट हुआ है 30 डिग्री, तभी तो ये डायपोल मोमेंट का इंक्लिनेशन इससे कितना है? 60 डिग्री। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताइए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पीई कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ माइनस पीई बाय 2। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे निकालोगे? अब यहां पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी? क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है? ये बताओ कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है? ओहो सर क्या पीछे क्या याद दिलाते? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नू आया ओमेगा, यही पूछ रहे थे। अब देखो ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बताइए, एक रड है आपके पास, समझना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक रड है जिसका लेंथ है 2l, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? आई। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे एक रड का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्लोल, इसके अबाउट ml स्क्वायर और इसके बाद ml, तो 2ml स्क्वायर होता है बस। तो बताइए इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस पीई बाय 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस बात खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। P को इधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। PE बाय 2 इक्वल टू हाफ का हाफ रहा, हाफ का हाफ, आई का कितना होगा? 2ml स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। P क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को क्या लिखेंगे? Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E ही रहने दो क्योंकि E के टर्म में आंसर है, बाय 2। 2 से 2 खत्म, हाफ। देखो यहां भी 2 से 2 खत्म, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ml को इधर भेज दो, क्या बचेगा? QLE बाय ml स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देखा नो, L से L मोड़ गया, क्या बचा आपका? ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट QE बाय ml, QE बाय ml। एक बार आराम से शिद्दत से सॉल्यूशन देखिए, फिर डाउट होगा पूछिए।